नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज हम बात करने वाले हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान से सियासत तेज हो गई उसकी, क्योंकि पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार को अपने समय की योजनाओं पर चेताने के लिए इंतजार शास्त्र की जो सीरीज शुरू की थी उसके 20 चैप्टर पूरे हो गए और इस बार अशोक गहलोत ने कहा कि मेरे इंतजार शास्त्र से सरकार हिल गई। बीजेपी नेताओं ने बयानबाजी खूब की परंतु तथ्यों के जवाब नहीं दे पाए। पूर्व सीएम ने कहा कि इंजीनियर और ठेकेदारों के ऐलान से जल संकट तय है, वहीं बीजेपी ने पलटवार किया और अशोक गहलोत के इस बयान को कांग्रेस में बड़ा दिखाने की होड़ बताया कि इसलिए अशोक गहलोत ये बयान दे रहे हैं इस तरह के, क्योंकि वो अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं पार्टी में कि मैं ही सबसे बड़ा हूं। क्या ये बात ठीक है या अशोक गहलोत का इशारा जो जल संकट की तरफ है वो आखिरकार उसके मायने क्या हैं, इसको भी जरा समझेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। गहलोत के इंतजार शास्त्र पर सियासत गर्म। गहलोत ने कहा इंतजार शास्त्र से हिल गई सरकार। इंतजार शास्त्र वो इतनी पॉपुलर हुई है वो सरकार पूरी हिल गई उससे। पूर्व सीएम बोले बीजेपी नेता तथ्यों के साथ जवाब नहीं दे पाए। हमारे इंतजार शास्त्र में जो इश्यू थे वो तो पब्लिक के थे, अब ढंग के जवाब दे सकते थे वहां पर नहीं इसमें तेरी इसलिए हुई है। सरकार होती है, सब उनके पास फैक्ट्स होते हैं। बीजेपी का पलटवार, कांग्रेस में कौन बड़ा की होड़ पर भी दायित्व नहीं दिया गया। चुनाव प्रचार की कमान कहीं पर भी अशोक गहलोत जी के पास नहीं है और शायद इसीलिए वो बार बार अपनी पीड़ा को इंतजार शास्त्र के माध्यम से बयां करते हैं। यहाँ का किसान जानता है कि किस तरह से समृद्धि के अशोक गहलोत के शासनकाल में इंतजार करता रहा। इंतजार शास्त्र पर आर पार। तो अशोक गहलोत कह रहे हैं कि इंतजार शास्त्र चर्चा में रहा और इंतजार शास्त्र में जो मुद्दे उन्होंने उठाए वो आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाए। सरकार को जवाब देना था लेकिन सरकार जवाब नहीं दे पाई और अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि सरकार उनके इंतजार शास्त्र से हिल गई। बीजेपी ने इस पर पलटवार करते देर नहीं लगाई, कहा कि अशोक गहलोत अगर इस तरह से बोल रहे हैं तो वो इसलिए क्योंकि वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वही बड़े हैं। इसके मायने क्या हैं इसको भी जरा समझेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, हमारे साथ शैलेश कौशिक हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। यशवर्धन सिंह हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आशुतोष रावत है हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप तीनों का बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हमने एक नया प्रयोग किया कि जो सबसे पहली टिप्पणी है वो 1-1 मिनट की होगी और इसके लिए बाकायदा हमने एक टाइमर लगाया ताकि आप इस टाइमर को ध्यान रखते हुए 1 मिनट में नॉन स्टॉप अपनी बात कह सकें। तो सबसे पहले शैलेश कौशिक साहब, आप ही से शुरू करते हैं। अशोक गहलोत जी के ये बयान, उनका इंतजार शास्त्र और जनहित के जुड़े मुद्दे, जिसमें अब वो आगाह भी कर रहे हैं कि आने वाले समय में जल संकट भीषण हो सकता है, आपकी तैयारियां ठीक नहीं है। और एक उन्होंने और बात कही है कि इंतजार शास्त्र से सरकार जो है वो हिल गई है उनके। जी देखिए हेमंत जी, इंतजार शास्त्र के माहिर खिलाड़ी हैं अशोक गहलोत और आज स्थिति ये है कि चूंकि वो इंतजार कर रहे हैं कब आलाकमान उन्हें बुलाए, कब आलाकमान उन्हें कोई जिम्मेदारी दे। आज जिस तरीके से राजनीति में अशोक गहलोत अकेले थकेले पड़ गए हैं, तो इस राजनीति इस तरीके की बयानबाजी के माध्यम से केवल अपनी राजनीति उपस्थिति, राजस्थान की राजनीति में सक्रियता दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस खुद अंतर्कलह में डूबी हुई है, तो राजनीतिक बयानवीरों में कांग्रेस में होड़ मची हुई है कि कौन बयान दे कौन बयान दे। बाकी जिन विषयों पर अशोक गहलोत बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भजनलाल जी की सरकार हर उस विषय को पहले से ही इतनी संवेदनशील है, लगातार जिस तरीके से कार्य कर रही है, चाहे ऊर्जा का क्षेत्र हो, बिजली का पानी का क्षेत्र हो, युवाओं का क्षेत्र हो, कानून प्रबंधन का क्षेत्र हो, हर विषय में राजस्थान में भजनलाल जी की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, तो केवल अशोक गहलोत हकीकत की राजनीति से दूर आज इंतजार कर रहे हैं खुद अपने आप को राजनीति में स्थापित करने का, जो संभव नहीं है। जिस अशोक गहलोत ने युवा पीढ़ी को आने नहीं दिया, जिस अशोक गहलोत ने राजस्थान के युवाओं के साथ कुटराघात किया, जिन अशोक गहलोत जल से नल पहुंचने नहीं दिया, आज वो इंतजार की बात करते हैं। इंतजार तो उन्हें राजस्थान की जनता कराएगी, लगातार राजस्थान की राजनीति से दूर रखकर। जी बहुत ही बढ़िया, आपने 1 मिनट में अपनी बात कह दी है। और यशवर्धन जी, यही बात है कि गहलोत साहब अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं या फिर वाकई सरकार को चेताना चाहते हैं, क्योंकि जब उनकी सरकार होती है तो वो सारे काम आखिर में ही करते हैं, ये उनका रिकॉर्ड रहा है। हेमंत जी,
अशोक गहलोत साहब पिछले 50 साल से राजस्थान की राजनीति में सक्रिय हैं, 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके। इसलिए उन्हें किसी पहचान की दरकार नहीं है। पूरे भारत में जितने राजनेता हैं उनमें बड़ा प्रतिष्ठित नाम है उनका, पूरा भारत उनको जानता है। और राजस्थान की राजनीति में उन्हें स्थापित होना और नहीं होना, इन सब चीजों से वो ऊपर उठ चुके हैं। उन्होंने जितने भी मुद्दे उठाए इंतजार शास्त्र में, उसमें से एक भी मुद्दा राजनीतिक नहीं है। वो सारे के सारे जनहित से जुड़े हुए हैं, तथ्यों पर आधारित हैं। तथ्यों पर वो आरोप लगा रहे हैं कि आपने इन चीजों में ढिलाई कर दी, ये काम रुके पड़े हैं, ये काम हो नहीं रहे हैं। तो उसमें राजनीति की आवश्यकता ही नहीं है। वो जो सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब दे दीजिए। और वो जो ये कह रहे हैं कि सरकार हिल गई है, तो वो तो सामने दिख रही है ना। भाई न्यूज 18 जैसा प्रतिष्ठित चैनल और इसके अलावा सारे चैनल भी इस पर बहस कर रहे हैं, भाजपा के तमाम पदाधिकारी उस पर बयान दे रहे हैं। लेकिन बयान केवल क्या देते हैं, इनकी पार्टी में ये हो रहा है। अरे भाई, उन्होंने जो जनहित के मुद्दे हैं उनके तथ्यात्मक उत्तर मांगे हैं, वो तो दे दीजिए। एक भी उत्तर नहीं देते हैं लोग। जी यशवर्धन जी, लेकिन चैनलों पर बहस हो रही है, चर्चा में है, अच्छी बात है। और जनहित के मुद्दों पर आशुतोष जी कैसे इसे देखें? क्या सिर्फ राजनीति हो रही है? गहलोत साहब के सामने खुद के अस्तित्व को बचाए रखने का संकट है, या वाकई उन्हें चिंता है प्रदेश की जनता की? देखिए हेमंत जी, इसमें दोनों पक्ष हैं कि एक तरफ अगर राजनीतिक तौर पर इन बयानों को, इंतजार शास्त्र के इन तमाम सवालों को देखा जाए, तो अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो निश्चित तौर पर वो अभी भी कांग्रेस के और विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं। वो अपने आप को ये स्थापित रखना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष के एक बड़े नेता को स्थापित तो रखना चाहते हैं, लेकिन साथ ही उनके सवाल जायज भी हैं और जो जनता से जुड़े हुए हैं। सरकार को जो उन्होंने निश्चित तौर पर घेरा है, और सरकार शायद जिस तरीके से जवाब देना चाहिए था उस तरीके से जवाब नहीं दे पाई है, क्योंकि जनता से जुड़े मुद्दों के सवाल के जवाब सरकार कभी नहीं दे सकती है। यह ऐसी मांगे हैं जो कभी पूरी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि पानी की समस्या की अगर बात की जाए तो पानी की समस्या आज की नहीं है, साल दर साल बढ़ रही है। हमने कितनी भी पाइपलाइन शुरू कर ली हो, एआरसीपी शुरू कर दिया हो, तमाम प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हो, लेकिन पानी की समस्या राजस्थान के सामने आने वाले दिनों में और बढ़ने वाली है। सरकार के इन मुद्दों पर हमेशा घेरा जा सकता है, बशर्ते विपक्ष मजबूती के साथ खड़ा रहे। हेमंत जी शैलेश कौशिक साहब, ये बात भी ठीक है। देखिए अभी जो आशुतोष जी कह रहे हैं कि दोनों बातें हो सकती है, राजनीति भी कर रहे हो गहलोत साहब, लेकिन गहलोत साहब ने जो मुद्दे उठाए हैं वो जनहित के मुद्दे हैं, और सरकार को उन पर समय रहते संज्ञान लेने की बात वो हमेशा कहते हैं। इस बार वो कह रहे हैं कि जल संकट राजस्थान में आने वाला है, कई हजार करोड़ रुपए जो है वो बकाया चल रहे हैं, वो पूर्ति नहीं, ऐसे में ठेकेदार नाराज हैं। मैंने आज कुछ लोगों से बात की तो कई लोगों ने बताया कि प्रदेश में अलग अलग जगह पर पानी की परेशानी तो है लोगों के सामने, और कई जगह भीषण परेशानी है। देखिए हेमंत जी, अशोक गहलोत जिस जल संकट की बात कर रहे हैं, अशोक गहलोत को यह बताना चाहिए था कि आखिर किस कारण से वो जो करोड़ों रुपए राजस्थान को जल जीवन मिशन के अंतर्गत मिला था और वो मात्र 44% टारगेट को पूरा कर पाए थे, क्या कारण थे कि उन्होंने राजस्थान की जनता के घरों तक जल से नल नहीं पहुंचने दिया। आज भजन लाल जी की सरकार ने उस टारगेट को जिस तरीके से 90% से ऊपर से अधिक पहुंचाया है, और लगातार जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, इसके अतिरिक्त बेहतर जल प्रबंधन के लिए लगातार भजन लाल जी पहले दिन से आपने देखा होगा, चाहे ईआरसीपी प्रोजेक्ट के लिए हो, चाहे यमुना जल के लिए हो, लगातार बेहतर से बेहतर प्रयास रहते हैं कि किस तरीके से राजस्थान के जलों में, चाहे सिंचाई का पानी हो चाहे पीने का पानी हो, हर तरीके से पानी का प्रबंधन बेहतर से बेहतर हो सके, और उसके सकारात्मक परिणाम केंद्र सरकार के सहयोग से लगातार आ भी रहे हैं। आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन जिस तरीके से लगातार काम हो रहा है, जिस तरीके से मॉनिटरिंग हो रही है। लेकिन एक बात पूछना चाहता हूं अशोक गहलोत जी ने, आपने इन्हें क्यों, जब कमलनाथ जी ने ये कहा था ईआरसीपी के विषय पर, जब वो हम तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, जब यमुना जल समझौते के अंतर्गत कांग्रेस के जो हरियाणा के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने जारी किया था कि हम एक बूंद राजस्थान को नहीं जाने देंगे, तो क्यों अशोक गहलोत के मुंह से आवाज नहीं आई? क्यों राजस्थान की जनता के दर्द की उनको चिंता नहीं हुई? आज वो बात कर रहे हैं। आज तो भजन लाल जी की सरकार लगातार जल प्रबंधन पर काम कर रही है, लेकिन जब तो वो मुख्यमंत्री थे और उनके साथ ही मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी, लेकिन उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने धमकी दी तो इनके मुंह से एक बोल नहीं निकले। दूसरी तरफ माननीय भजन लाल जी ने, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं अपने यादव जी, उनको यहाँ बुलाया, साथ में एक हवाई जहाज से गए, समझौता करके आए, ईआरसीपी पर जिस तरीके से लगातार काम किया, और यमुना जल को जो 30 साल का विवाद था उसको 60 दिन में सुलझाकर, और लगातार जिस पर चाहे वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर काम हो, जिस तरीके से लगातार अभी भी बजट के अंतर्गत 32,000 करोड़ की स्वीकृति दी हो,
तो राजस्थान में हम स्थायी समाधान की ओर भजन लाल जी की सरकार लगातार काम कर रही है और जिसके परिणाम आपको दिख भी रहे हैं, जिसमें इस तरीके से। लेकिन अशोक गहलोत जी को खुद बताना चाहिए कि मैंने इंतजार शास्त्र में वो ये भी बता देते कि मैंने क्या किया जल प्रबंधन के लिए, कम से कम 2-4 आंकड़े तो देते वो। ये बात तो ठीक बात है यशवर्धन जी, कह रहे हैं कि एक राजस्थानी में कहा वो बच्चे खेलते हैं ना और घर बनाते हैं और फिर खुद ही फोड़ देते हैं और कहते हैं हाँ साहब मैं ही खेलिया मैं ही बजाया। तो ये कांग्रेस के राज में ऐसा हुआ कि जल जीवन मिशन जो काम की बात थी उसको ही पूरा तहस नहस कर दिया। ये आरोप बीजेपी हमेशा आप पर लगाती रही है। अब परेशानी तो होगी। हेमंत जी मैं कुछ तथ्यात्मक बात बता देता हूँ, रिटोरिक नहीं करूंगा। 12 जनवरी 2021 को सेंट्रल वाटर कमीशन को यमुना जल की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट कांग्रेस गवर्नमेंट ने भिजवा दी थी। 12 जनवरी 2021। मोदी सरकार ने 3 साल तक उसको दबाकर रखा कि कहीं कांग्रेस का राज रहते रहते ये काम हो नहीं जाए, जनता को प्यासा रखा। और चूंकि मैं उसमें लिटिगेंट हूं इसलिए एग्जैक्ट डेट बता रहा हूं, इसमें कोई बहस कोई भी आ जाए मैं उससे करने को तैयार हूं। 3 साल तक। फिर 17 फरवरी 2024 आती है, चूंकि वो लोकसभा से जस्ट पहले का टाइम था, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ एक फोटो ऑप करते हैं भजन लाल जी और एक अवैध एग्रीमेंट करते हैं। एग्रीमेंट के अंदर एग्रीमेंट, यानी 94 का जो यमुना जल समझौता था उसके अंदर एक एग्रीमेंट करते हैं जिसमें ये कर ही नहीं सकते। उसमें 5 स्टेट थे, 2 स्टेट एक दूसरे से एग्रीमेंट नहीं कर सकते, एक अवैध एग्रीमेंट कर लिया दिखाने के लिए। और उसमें ये लिखवा दिया कि हरियाणा पहले सारा पानी काम में लेगा और बचेगा तो राजस्थान को मिलेगा, यानी राजस्थान के पूरे अधिकार हाथ कटवाकर हरियाणा को दे आए। और उसमें ये लिख दिया कि हम विद इन 4 महीने के अंदर अंदर डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना देंगे। यानी 17 जून 2024 को डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन जानी चाहिए थी। आज क्या तारीख है? आज कितनी तारीख है? आज 22 अप्रैल 2026 है। यानी 2 साल से ऊपर हो चुके। जिसको ये 4 महीने में बनाने वाले थे वो कहीं अता पता नहीं है उसका। वो तो ठीक है, लेकिन इन्होंने जो जेजेएम पर आरोप लगाया कि वो पानी का पाइप कौन खाया, पैसा कौन खाएगा, वो किसके राज में हुआ? ये सुनिए मेरी बात। हाँ। ये बोफोर्स के मामले में इनमें चिल्लाने की बोफोर्स से क्यों तुलना कर रहे हो? राजस्थान से आप सीधा इंटरनेशनल पहुंच जाते हो यशवर्धन जी। नहीं, राजस्थान में तो रेलवे पहले जी अजी साहब ये घोटालों की बात कर रहा हूँ, इनकी नहीं घोटाला की बात है। इंटरनेशनल क्यों चले जाओ सीधा? अब थे कह दो ट्रम्प का मतलब है आपने घोटाला बताया भाई राजस्थान की आप बात कराएं, ये घोटाला बताया नहीं बताया, ये साफ बात है ना। अभी 10 अधिकारी राजस्थान के, भारत की बात कर रहे हैं ना, जिसमें एक पूर्व IAS अधिकारी, भारत की बात कर रहे हैं। मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ यशवर्धन जी। सारे के सारे खत्म हो गए, राजस्थान खारिज हो गए। नहीं ये खत्म हो गए, वो तो बात की बात है। ये जो अभी चल रहा है वो आप पहले ही फैसला दे देंगे कि खत्म हो जाएगा। जांच हो जाने दीजिए ना। हाँ तो जांच हो रही है, तो मैं कह रहा हूँ कि 9 अधिकारी और एक पूर्व IAS अधिकारी जेल में है। मैं क्या कह रहा हूँ, जब तक आपके जलदाय विभाग के मंत्री जेल में, वो क्या खिलौने बेचने के लिए गए थे क्या? जेल में क्या करने गए थे? कठपुतली का खेल दिखाने? कहां पे? जेल में जलदाय मंत्री क्या करने गए थे? क्यों? अभी अरविंद केजरीवाल को डाला था ना कोर्ट ने, कहा फिर वही बात, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं, फिर आप दूसरी जगह चले जाओगे। अरे फिर मैं कह रहा हूं ED CBI इन्होंने खेल बना लिया उसको, अपने ओपोनेंट को जेल में डालते और कुछ दिनों बाद में कोर्ट कहता कि इसमें तो कोई मुद्दा ही नहीं था। आप ही के चैनल NDTV जैसा चैनल, उसके मालिक के हाथ NDTV से क्या मतलब? एक बात बताइए, आप तो यहाँ की बात कीजिए ना। बिक गया उसके बाद में कहते हैं कोई मुकदमा ही नहीं था। अरे फर्जी मुकदमे बनाते हैं ओपोनेंट्स को परेशान करने के लिए। आप पहले ही तय कर देंगे जल जीवन मिशन घोटाले में यशवर्धन जी ने क्लीन चिट दे दी, मतलब ये मान के चल रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा को किया था ना इन्होंने। छोड़ो ना हेमंत बिस्वा शर्मा की, मैं कह रहा हूँ यहाँ के राजस्थान की बात कर लो। मुख्यमंत्री बन गया राजस्थान, झूठ बोलते हैं लोग राजस्थान। तो मैं बोल रहा हूँ ना, ED CBI का दुरुपयोग करना इनकी आदत में शुमार है। ये अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के खिलाफ ऐसे मुकदमे करते हैं और बाद में 2-3 साल बाद में पता लगता है कोई घोटाला हुआ ही नहीं था। अभी तो पता नहीं लगा ना कि घोटाला नहीं हुआ था, अभी तो ये चल रहा है ना कि घोटाला हुआ, रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। ये भाई साहब PhD वाले अधिकारी मिलकर के महेश जोशी के साथ यही आरोप चल रहा है ना अभी। तो जब कोर्ट मान ले बोफोर्स 2G CWG कोयला, किसी को कोर्ट ने नहीं माना, वो बात ठीक है, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है कि उसके बाद 2G 3G के बाद में कोई भी घोटाला ही नहीं हुआ। ये भी बात नहीं है, ऐसा भी तो नहीं कह सकते हैं ना। शैलेश जी जवाब दे रहे हैं, शैलेश जी कह रहे हैं कि ED CBI का दुरुपयोग करते हैं। जी देखिए हेमंत जी, मैं यशवर्धन जी को बताऊंगा आपके चैनल के माध्यम से कि ED CBI, आप ऐसी कोई एक संवैधानिक संस्था तो बता दो इस देश में जिस पर आप पे विश्वास हो।
आपने देश में इतना राज किया है, कम से कम संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास करना सीखिए। दूसरी बात, मात्र 3% केस पॉलिटिकल हैं, 97% केस जो हैं, जो इस तरीके से हैं, जो पैसे रुपए पैसे बेईमानी इस तरीके भ्रष्टाचार के केस हैं, 3% पॉलिटिकल केस हैं। अब वो किस्मत की बात है कि वो 3% केस ऐसे लोगों पर हैं जिन्होंने लगातार सत्ता पर राज किया है और उनकी कलई खुल रही है, तो वो आपके पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। आपको पता नहीं क्या दिक्कत है, या आप इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि महेश जोशी जी इसमें लिप्त नहीं है, महेश जोशी गलत फंसाया है? अरे लगातार जिस तरीके से आंकड़े खुल रहे हैं, जिस तरीके से सुबोध अग्रवाल भगवतिया पकड़े गए हैं, तो आप एक बात बताइए, कानून पर, संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास करना सीखिए। लेकिन आपने भी तमाम तरीके की यमुना जल की बात बताई। मैं पूछना चाहता हूं, आपने इस बात का जवाब नहीं दिया कि क्यों कांग्रेस के हरियाणा के घोषणा पत्र में उल्लेख था और अशोक गहलोत जी या कांग्रेस के राजस्थान के एक भी नेता ने नहीं बोला कि हम एक बूंद पानी नहीं जाने देंगे, एक बूंद पानी नहीं जाने देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में जब कमलनाथ ने धमकी दी तो अशोक गहलोत जी ने सर वो जवाब दे रहे हैं जी यशवर्धन जी। हरियाणा ने जो एग्रीमेंट किया वो राजस्थान के बिल्कुल विरुद्ध था और उसको खारिज होना ही चाहिए। हरियाणा वो एग्रीमेंट राजस्थान के साथ कर ही नहीं सकता, करें तो 5 स्टेट करेंगे, वो अवैध था, उसको होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही बात है। अगर हरियाणा की कांग्रेस ने मांग रखी तो मैं राजस्थान की कांग्रेस से इसका स्वागत करता हूं, क्योंकि ये राजस्थान के पक्ष की बात है। आपने हरियाणा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। मैं तो राजस्थान का वासी हूं ना, मैं तो राजस्थान के पक्ष की बात करूंगा। आपने यशवर्धन जी एमओयू कर दिया उनके साथ। अरे यशवर्धन जी, समझौता जो बात हुआ था एमओयू में राजस्थान हरियाणा और सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार के भारत सरकार की उपस्थिति में हुआ था। समझौता भारत सरकार की उपस्थिति में हुआ था। हरियाणा सरकार थी, राजस्थान सरकार थी। आप बताइए, हरियाणा सरकार थी, राजस्थान सरकार थी और केंद्र सरकार थी, तीनों एजेंसियों के मध्य समझौता हुआ, जिसके बाद लगातार के लिए भूमिगत पाइपलाइन डालने का एलाइनमेंट का काम तो पूरा होगा करने का। नहीं, ये जेजेएम घोटाला तो पॉलिटिकल नहीं है ना सर। आप जेजेएम घोटाला या पेपर लीक इनको तो पॉलिटिकल तो नहीं कर सकते ना यशवर्धन जी। देखिए ये तो पॉलिटिकल कैसे नहीं? आपके पहले कितने मुकदमे सारे पॉलिटिकल थे। आपने 2G का घोटाला पूरा पॉलिटिकल था, पूरी तरीके से। अभी राजस्थान वाले आए तो आप पेपर लीक को पॉलिटिकल कह सकते हैं क्या? बिल्कुल पॉलिटिकल घोटाला है, पेपर लीक माफिया, पॉलिटिकल इनका आरोप है। हाँ बिल्कुल, ये केवल ओपोनेंट्स को परेशान करने के लिए ईडी सीबीआई ईडी ने 9 मुकदमे दर्ज किए, उनमें से 25 में रिपोर्ट लगी, उनमें से 23 पॉलिटिकल मुकदमे थे, उसमें से 23 लोगों ने बीजेपी छोड़ दी, राजनीतिक चश्मे से नहीं निकली है। बीजेपी छोड़ दी। राजस्थान के युवाओं की बात सोचते, या तो बीजेपी में जनता की बात सोचते, बीजेपी राजस्थान के लिए चिकित्सा में बस ये इनके पास ऑप्शन है। बीजेपी में आएंगे, हेमंत बिश्व शर्मा को मुख्यमंत्री बना देंगे, अशोक गहलोत जी शुभेंदु अधिकारी को अपना नेता बना लेंगे, सरकार को अपना बना लेंगे, गहलोत जी सक्रिय मुख्यमंत्री थे, अजीत पवार को बना लेंगे, एज ए होम मिनिस्टर तो गहलोत ने क्या कोई एक मीटिंग पेपर लीक पर नहीं कराई? एक मीटिंग नहीं। माननीय भजनलाल जी ने लगातार पेपर लीक पर मीटिंग लेकर मैं जोशी बीजेपी में जाएंगे, साफ हो जाएंगे, मतलब आप ये करें? नहीं, वो जेल में रहना पसंद करेंगे बजाय इनके साथ जाने के। अच्छा, आपको बता दिया कान में, लेकिन इनके सामने आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, इनके सामने आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। हेमंत बिश्वा शर्मा की तरह, अजीत पवार की तरह वो इनके साथ नहीं जाएंगे, जिनके खिलाफ बीजेपी आरोप लगाती थी, रात दिन सड़कों पे तांडव करते थे, और उन्हीं लोगों को इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया। आशुतोष जी, क्या इस आधार पर मान लेंगे भाई बीजेपी ने पॉलिटिकल मुकदमे लगाए, इस आधार पर मान लें कि कुछ हुआ ही नहीं, राजस्थान में जल जीवन मिशन घोटाला नहीं हुआ, या फिर पानी की जो परेशानी है उसके लिए हमारी सरकारें जिम्मेदार नहीं है, मैं सरकार किसी भी पार्टी की हो? देखिए, मैं कह रहा हूं कि राजनीतिक चश्मे से अगर आप इतर देखें तो राजस्थान का जो जल जीवन मिशन घोटाला है, तमाम फर्जी पेमेंट उठाए गए, पाइपलाइन डाली गई जो कि असलियत में नहीं डली, ऐसे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिए गए जो उसके लिए एलिजिबल नहीं थे। अगर इनको भी अगर हम राजनीतिक आरोप कहेंगे तो हर घोटाले के पीछे कहीं ना कहीं किसी न किसी राजनीतिक दल के लोग, तो सबके सभी राजनीतिक आप तमाम आरोपों को, जैसे आपने कहा पेपर लीक को, क्या पेपर लीक को भी आप राजनीतिक कह देंगे? जरूरत इस समय इतने सारे लोग गिरफ्तार हुए, फिर भी यशवर्धन जी तो यही कर रहे हैं। वही मैं कह रहा हूं कि जरूरत इस समय राजनीति से परे हट करके सोचने की जरूरत है। अगर किसी सरकार के समय में घोटाले हुए हैं तो निश्चित तौर पर सरकार की छवि खराब होती है, लेकिन मुझे लगता है कि जनता के लिए फायदेमंद यह है कि सरकार अपने समय में, अपने कार्यकाल में उसकी जांच कराए, जिससे कम से कम इस तरह के आरोप तो नहीं लगे। पेपर लीक का मामला अशोक गहलोत सरकार के समय में सामने आया था, बेहतर होता कि अशोक गहलोत अपने सरकार के समय में सामने आते और उसके के जो दोषी थे, जो अपराधी थे, उनको पकड़ते, उनको बचाने का काम नहीं करते। जल जीवन मिशन
कमीशन घोटाला हो, यह भी एक इस तरह का घोटाला है जिससे, देखिए हेमंत जी, इससे परे, राजनीति से परे सोचने की जरूरत यह है कि हमारे पास इस देश के 5% आबादी है और 1% भूजल है। तो ऐसे में जल संकट आने वाले जो दिन हैं, गर्मी के जो महीने आने वाले हैं, मई जून के महीने आने वाले हैं, उन मई जून के महीने में राजस्थान के आम आदमी को पानी कैसे मिले, उसकी प्यास कैसे दूर हो, ईआरसीपी में किस तरह से उस काम की गति को आगे बढ़ाया जाए, दोनों राजनीतिक दलों को मुझे लगता है ये सोचने की। लेकिन आशुतोष जी, सही बात के वो मतलब ये है कि आपको बुरा तो बनना ही बनना है। मतलब राजस्थानी में कहावत नहीं है कि लल्ली नाल देवे जना के मारो गड़ो मोसे मैंने है। तो ये आज सही बात कहते हो कि तो जल जीवन मिशन घोटाले की बात है तो बुरी लग जाएगी यशवर्धन जी को। और अगर ये कह देंगे कि भाई पेयजल की समस्या तो वाकई आ ही रही है राजस्थान में, तो हो सकता है बुरा लग जाए शैलेश कौशिक साहब को। कौशिक साहब ये बात तो सही है कि पेयजल की दिक्कत तो आ रही है कई इलाकों में। अभी नागौर में मैं आपको बता रहा था, भोपालगढ़ में आपके पेयजल की बड़ी समस्या है, नागौर मेड़ता में, छापरी कला में बड़ी समस्या है। बात दूर क्यों जाएं, जयपुर में 8 इंदिरा गांधी नगर नारायण सिटी में पाइपलाइन ही नहीं डली है 2 साल से, ये लोग कह रहे हैं। या आप देखिए शेरगढ़ में बाबू सिंह राठौड़ का ये है शेरगढ़ का इलाका, वहां पर सोलंकिया तला वहां पर भारी समस्या है, लोग परेशान हैं पानी को लेकर के, पानी नहीं मिल रहा। ये मैं सिर्फ महवा तहसील का रिंदली गांव है, यहां पर बड़ी समस्या। ये सिर्फ एक छोटी सी एक बानगी बता रहा हूं। अब बाकी राजस्थान के सुदूर इलाके में बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, कैसी हालत होगी सर इस भीषण गर्मी में। और इसके लिए अगर गहलोत साहब चेता रहे हैं तो उसको पॉजिटिव क्यों नहीं ले रहे हैं? हेमंत जी, गहलोत साहब चेता रहे हैं, पॉजिटिव लेना, जब आप भी पॉजिटिव नेगेटिव की बात जब होती है, जब हम लगातार काम नहीं कर रहे हो। हमने पहले भी कहा कि पहले दिन से ऊर्जा और जल प्रबंधन 2 पर लगातार माननीय भजनलाल जी की सरकार लगातार काम कर रही है। अब मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूं, जैसे कि अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 23 जिलों में 46 पंचायत समिति के लिए 507 गांव में पानी के लिए कार्य आदेश जारी किए, 658.12 करोड़ स्वीकृत किए। इसी तरीके से 33 पंचायत समिति 413 गांव में 520 करोड़ स्वीकृत किए, 137 कार्य आदेश दिए। हर गांव तक, हर शहर तक लगातार जल प्रबंधन के बेहतर समन्वय और सुनिश्चितता से उपलब्ध हो सके, इसके लिए लगातार सरकार काम भी कर रही है और पर्याप्त स्तर पर, स्थानीय स्तर पर मॉनिटरिंग भी हो रही है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि उन 5 सालों में अगर आप कुछ करते हैं तो आज हमको करने में और कुछ आसान। दिक्कत यह है कि आपने कुछ करा नहीं, अब उस इंतजार शास्त्र को ले आते हो आप, इंतजार हमने इंतजार नहीं कराते। जैसे कि हेमंत जी, आपने डिबेट की शुरुआत में कहा, एक वो सरकार थी जो उसने 2023 में मैक्सिमम घोषणाएं की और उनको धरातल पर लाने की कोशिश की। कितने सफल हुए वो जनता ने उनको बता दिया। एक वो सरकार है जो सरकार बनने के बाद पहले दिन से लगातार राजस्थान की मूलभूत समस्याओं के लिए, चाहे वो ऊर्जा प्रबंधन हो, चाहे वो जल प्रबंधन हो, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, लगातार पहले दिन से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब भी दिल्ली जाते हैं कुछ ना कुछ ऊर्जा सेक्टर में, पानी के सेक्टर में और अन्य सेक्टरों में लेके आते हैं। आप देखिए इस तरीके से सोलर एनर्जी में हम लगातार काम कर रहे हैं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी ऊर्जा की दिक्कत आती है, लेकिन हम ऊर्जा में पहले की तुलना में लगातार बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं। तो इसलिए ये दीर्घकालिक काम है, दीर्घकालिक कामों पर सरकार लंबी सोच के साथ, एक बड़ी सोच के साथ लगातार काम कर रही है, ताकि राजस्थान की जो ये समस्याएं मूलभूत, इनका स्थायी निवारण हो सके और राजस्थान की जनता को राहत मिल सके। यशवर्धन जी, ये बात तो सही है कि सरकार, अब जब आपसे पूछते तो क्या बोलते, सरकार काम कर रही है। सरकार तो काम कर ही रही है, लेकिन आपके कारनामे ऐसे रहे तो गड्ढे इतने बड़े हैं। काम कर रही होती जी, सरकार अगर काम कर रही होती तो पंचायत चुनाव से भागती नहीं। कोर्ट इनको फटकार लगा रही है कि आप चुनाव करवाइए, आपने लोकतंत्र को बंधक बना लिया है, लेकिन ये बार बार उस फटकार को सुनते रहते हैं, नए नए बहाने बनाते रहते हैं। हम कम से कम अपन भी 4-5 डिबेट इस विषय पर कर चुके हैं। ये लोग इतने बड़े, यानी इस हार के डर से कि जनता के बीच में जाएंगे तो जनता इनसे पूछेगी तुमने 2 साल में किया कुछ नहीं, तुम कैसे वोट मांग रहे हो, इसलिए चुनाव ही आगे सरका दो, चुनाव ही मत करवाओ, ताकि इनकी कल ही नहीं खुले। जनता तो आपसे पूछेगी कि सत्ता में भी कुछ नहीं किया, विपक्ष में भी कुछ नहीं किया, कम से कम विपक्ष का ढंग तो निभा लेते आपके नेता। जनता आपसे पूछेगी आप कैसे गहलोत जी अलग हैं, क्यों डोटासरा जी अलग हैं, क्यों मोदी जी अलग हैं, क्यों सचिन पायलट कहां हैं। जनता आपसे पूछेगी कि कम से कम विपक्ष का ढंग तो निभाते। सरकार अपना काम कर रही है, सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन आपने क्या किया, जनता आपसे पूछेगी, जनता आपसे जवाब न देगी और इस डर से आप लगातार बात कर रहे हो। बाकी सरकार को चुनाव के लिए पूर्ण रूप से
तैयार है। आज एबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के आ जाए, सरकार चुनाव कराने को पूर्ण रूप से तैयार है और आपको दिखाई देंगे कि हम जो हमने काम किया, भल्ले उनको जनता मोहर लगाएगी जिस तरीके से आपको चुनाव में दिया था। छोटी सी टिप्पणी है, उसके बाद खत्म करेंगे कि भाई ऐसी कमरों में बैठ करके ये इंतजार शास्त्र वाला ट्वीट करना आसान है, धरातल पर जाकर के काम करना मुश्किल है, सरकार किसी की भी हो। सरकार किसी की भी हो, आपने बिल्कुल सही कहा कि वाकई जनता की नब्ज समझने की जरूरत है। अगर जनता की नब्ज राजस्थान के राजनीतिक दल, मैं दोनों पार्टियों के लिए कह रहा हूं कि अगर समझते तो शायद हर एक बार दूसरी पार्टी की सरकार नहीं आती, यहां सरकारें रिपीट होती। मैं इसको आप इस तौर पे भी कह सकते हैं कि अगर भजनलाल सरकार ने वाकई जनता की नब्ज के हिसाब से काम करे, अगर वो कांग्रेस के आरोपों को नकार भी दी तो हो सकता है कि शायद वो रिपीट कर पाए। लेकिन अगर जनता की नब्ज आपने नहीं चेक की, नहीं सही से समझी, तो शायद आपके साथ वही जो कांग्रेस के साथ। बिल्कुल, ये बहुत पते की बात है और लाख टके की बात आपने कह दी है। और इसी के साथ ही बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के चाहे विपक्ष कह रहा हो, सही बात, अच्छी बात जो है वो सरकार को, विपक्ष की भी आत्मसात करनी चाहिए और सरकार जो काम कर रही है, लेकिन उसमें अगर रोड़े अटकाने का काम किसी ने किया था तो वही अगर कहें कि आखिर ये क्या हो रहा है, तो सवाल उठने भी लाजमी है। तो दोनों, चाहे वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, जनहित के लिए काम करें, यही उम्मीद है।